Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 11, Political Science, chapter 4, Executive. तो देखिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हेडिंग परमानेंट एग्जीक्यूटिव और जो है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट पेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव होती हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके सारे मिनिस्टर्स आते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आपकी ब्यूरोक्रेसी यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो आते हैं, नौकरशाही इसमें आती है और ये डे टू डे काम करते हैं। आपने देखा होगा मिनिस्टर्स तो 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी चले जाते हैं, बट ये जो है एक बार जॉब पे आते हैं तो फिर अपने रिटायरमेंट के बाद ही जाते हैं। इसके बाद देखिए हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर्स। तो हमें क्वेश्चन यही से आ रहा है कि जो मिनिस्टर्स जो फैसले लेते हैं उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, कौन उन फैसलों को पास करता है, लागू करता है। तो आंसर है ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें इंक्लूड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, बाकी सारे मिनिस्टर्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम और एक एंड अ लार्ज और एक और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका पार्ट है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन, अब इसको समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है मशीनरी और मिलिट्री सर्विस में, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस। ठीक है, जो एक डिफरेंस होता है मशीन बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, उसको हम बोलते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं सिविल सर्विस। अच्छा, ये होते हैं ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट को और इनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। ये असिस्ट करेंगे मिनिस्टर्स को और फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिसीज और इंप्लीमेंट भी करेंगे उनकी पॉलिसीज को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि इन अ डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं, ठीक है, उनका वो इंचार्ज होते हैं गवर्नमेंट और एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इनके कंट्रोल में होती है और इनके सुपरविजन में रह के काम करती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा गया है कि जो लेजिस्लेचर होती है ऑल्सो एक्सरसाइज, वो भी एक एक्सरसाइज करती है, किस तरह का काम करती है, वो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो कंट्रोल रखती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि एक्ट करें, कोई भी हिंसा करें किसी भी पॉलिसीज को जो एडॉप्ट की गई है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही ये जिम्मेदारी होती है मिनिस्टर्स की कि वो रिटेन करें पॉलिटिकल कंट्रोल को रखें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इंडिया एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इसने लागू कर रखा है। एट द सेम टाइम देखा गया कि जो मशीनरी होती है मेड पॉलिटिकली अकाउंटेबल, ये मशीनरी जो है वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल है, यानी राजनीति रूप से देखा जाए तो उनको आंसर्स देने पड़ते हैं जो भी वो काम करते हैं। द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। तो इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी से भी उम्मीद रखी जाती है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्ट भी ना लें। दिस मीन्स, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन ऑन पॉलिसी मैटर्स, कि किसी तरह के भी पॉलिसी मैटर्स पे वो कोई भी पॉलिटिकल पोजिशन को ना हासिल करें, ना लें। इन अ डेमोक्रेसी इट इज always possible that a party is defeated in election and the new government wants to opt फॉर न्यू पॉलिसीज इन द प्लेस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। और देखिए डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा हद तक पॉसिबल भी है कि अगर कोई आज रूलिंग पार्टी है वो कल को हारेगी इलेक्शन में और उसकी जगह नई सरकार आएगी और वो फिर अपने नए पॉलिसीज बनाएगी और वो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हटा भी सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, वो फेथफुली तरीके से एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करें और ड्राफ्ट करें पॉलिसीज को और इंप्लीमेंट भी करें। इंडियन ब्यूरोक्रेसी देखा जाए टुडे तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, इनोमेसली मतलब विशाल रूप से कह सकते हो। और इट कंसिस्ट, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, स्टेट सर्विसेज आती हैं, एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स आते हैं, टेक्निकल मैनेजरियल स्टेट रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। मेकर्स देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर्स थे, जो मेकर्स थे, वो ये बात तो समझ चुके थे और इस वजह से वो चाहते थे कि एक इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए कि जो भी मेंबर जो ब्यूरोक्रेसी में हो वो नॉन पार्टीसन हो, ठीक है, नॉन पार्टीसन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी वो चाहते थे। नॉन पार्टीसन मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता का फेवर ना करे और साथ ही वो प्रोफेशनल रहे अपने काम के प्रति। दे ऑल्सो वो ये भी चाहते थे कि जो मेंबर्स हों सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी के, वो इम्पार्शली सिलेक्टेड हो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी अपनी काबिलियत के बल पे आए, ऐसा नहीं किसी के फेवर के बल पे आए। और इसी वजह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेती है, इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ, और वो इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो कंडक्ट करे पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट करे सिविल सर्वेंट्स की, किस तरह से रिक्रूटमेंट करनी, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए सिमिलर जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है आर प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट्स ऑल्सो, तो ये स्टेट्स को भी दिए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पूरे सेंट्रल के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और स्टेट्स के लिए ये होता है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
इसके बाद देखिए जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अपॉइंटेड किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं फिक्स टर्म के लिए, और उनका जो रिमूवल और जो सस्पेंशन होता है इज अ सब्जेक्ट टू थॉरो इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उनको उनकी पोस्ट से निकालना है, सस्पेंड करना है, रिमूव करना है, तो इसके भी एक इंक्वायरी के थ्रू होता है, और एक कौन करता है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा, वाइल एफिशिएंसी एंड मेरिट देखी जाए ऑन आर द नॉर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो मेरिट के बेसिस पे होता है, एकदम मेरिट के बेसिस पे चीजें होती हैं। तो जो मतलब कानून के हिसाब से उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, जो भी लॉ है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि सोसाइटी के सारे सेक्शंस को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बने। इसी के लिए वीकर सेक्शंस को भी अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए भी कुछ सीट्स जो है रिजर्व की जाती है, उनको कुछ छूट दी जाती हैं। फॉर दिस पर्पज देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन जॉब्स जो है वो दलित और आदिवासी को दी जाती हैं। सब्सिक्वेंटली देखा गया जो रिजर्वेशन जो होते हैं हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड कि वीमेन और अदर बैकवर्ड क्लासेस की को भी ये जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में मोर रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ। सोशल इनइक्वालिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी तरह की सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं वो रास्ते में ना आए। इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सिविल सर्विसेज का। तो आप अगर क्लासिफिकेशन देखें पूरा का पूरा, तो ये है, पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें आपके आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। सेकंड है सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें आपका आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। थर्ड है स्टेट सर्विसेज, जिसमें आपका आता है सेल्स टैक्स ऑफिसर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए पर्सन जो होते हैं वो सिलेक्टेड किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट, और ये पूरे का पूरा बैकबोन होता है हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी का इन द स्टेट्स। तो ये हायर लेवल पे होते हैं। यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो जो कलेक्टर और जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का। इसके बाद देखिए जो कलेक्टर है इज नॉर्मली एन आईएएस ऑफिसर होता है वो, एंड दैट द ऑफिसर इज गवर्न बाय द सर्विस कंडीशन लेट डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए जो एन आईएएस और जो आईपीएस होते हैं ऑफिसर होते हैं इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, उनको पर्टिकुलर स्टेट दे दिया जाता है वियर ही और शी जो होते हैं वो वर्क्स करते हैं पूरे के पूरे, और किसके सुपरविजन में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रह के वो काम करते हैं। हाउएवर जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और दे कैन गो बैक इनटू द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। इसके साथ ही वो सर्विस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ ले सकती है। किसके खिलाफ, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने का अधिकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट को लेने का अधिकार नहीं होता। दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स आर अंडर द सुपरविजन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो किसके सुपरविजन में रहकर और कंट्रोल में रहकर काम करते हैं, वो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करते हैं। इसके अलावा आईएएस और आईपीएस के अलावा जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं यूपीएससी के द्वारा, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज लुक्ड आफ्टर बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट में जो चुने जाते हैं वो होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और एज वी शेल स्टडी लेटर, या बाद में आपने पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म, दिस फीचर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथेन्स द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा कि क्लास 10th में अपने फेडरलिज्म चैप्टर भी पढ़ा था, वहाँ पे भी एक मेन फीचर का देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी होता है जो स्ट्रेंथ करता है और मजबूत करता है, कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। इसके बाद देखिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके द्वारा वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, वो ब्यूरोक्रेसी चेक करता है, उन पॉलिसीज को आम पब्लिक तक पहुंचाता है। बट मोस्ट ऑफन देखा गया है कि इट इज सो पावरफुल दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये भी देखा गया है कि सो पावरफुल जो लोग होते हैं कुछ तो वो डरते भी हैं, अप्रोच करने से डरते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाने से डरते हैं। और इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज, और कॉमन एक्सपीरियंस में देखा गया है कि लोग मानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऊंचे ऊंचे पद पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं, उनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, दूसरों की डिमांड्स की एक्सपेक्टेशन की अकॉर्डिंगली आम इंसान की मुसीबतों को वो समझते ही नहीं है। ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडलेड। तो ये उम्मीद की जाती है कि एक डेमोक्रेटिक वे में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वही कंट्रोल कर सकती है नौकरशाही पे, तभी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती है। अच्छा, दूसरे रूप में देखा जाए तो टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो भी होती है उसकी वजह से भी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाती है, वो सिर्फ खिलौना बन के रह जाती है पॉलिटिशियंस का। इस वजह से आम पब्लिक भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखती। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट, मैनी पीपल थिंक दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल
ठीक है। और ये भी लिखा गया कि किस तरह से एक इंडिपेंडेंट मशीनरी बना दी गई है जो इनकी रिक्रूटमेंट करता है। तो इस तरह से कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सके सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है जब भी वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने जाते हैं। तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स का फोन आ जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो काफी हद तक जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर भी नहीं पाते हैं, चाहे वो कितना भी चाहें। तो इट इज ऑल्सो फेल्ट दैट इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजन। तो इससे हमने देखा गया कि एक तरह से कोई पर्टिकुलर इनफ प्रोविजंस भी नहीं है जिसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल हों यानी आंसरेबल हों कि जब आम आदमी सवाल पूछे तो उसका जवाब वो दे रहे हैं। So there is an expectation that measures like the right to information may make the bureaucracy a little more responsive and accountable. But जिस तरह से right to information act पास हुआ उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल जरूर हो गई है जनता के प्रति। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।